So, hi Halchal and welcome back to the last lecture of our chapter solutions. And as I promised, मैं अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के और कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में किस लेवल की प्रेपरेशन करनी है। एंड विद द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके होंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। गाइस पहला क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने, अ बीकर कंटेन्स द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ए। ठीक है, आपके पास में एक सब्सटेंस ए है, उसका सॉल्यूशन है। प्रेसिपिटेट ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन। मतलब आपके पास में ऑलरेडी एक ए नाम का सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर एडेड है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा और ए नाम का सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में डालते हो आपको प्रेसिपिटेशन होता हुआ नजर आता है। तो ये सॉल्यूशन किस तरीके का होगा? ऑब्वियसली सेचुरेटेड तो होगा नहीं, अनसेचुरेटेड हो नहीं सकता, कॉन्सेंट्रेटेड का कोई लेना देना नहीं, इट इज ऑलवेज सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड है क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्यूशन को सेचुरेट कर चुके थे, आपने उसमें और ए डाला और ए डालने से आपको वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, अनडिजॉल्व फॉर्म में दिखने लगा। तो अब सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड है, पहले वो सेचुरेटेड था। अगर आपसे ये पूछते कि ए नहीं डाला होता लेकिन आप उसमें और ए नहीं डाल सकते तो मैं उसको सेचुरेट बोलता, लेकिन आपने और ए डाल दिया है तो वो सुपर सेचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है दैट वी हैव टू सिलेक्ट। पहला, टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही स्टेटमेंट फॉल्स पहला ही मिल गया मुझे। क्यों भाई साहब? मैंने माना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करती है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपका जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है केएफ या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है केएफ, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। आप याद करो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। केएफ वाटर के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, सॉल्वेंट के लिए अलग होगा। तो अगर आपने सेम सुक्रोज लिया है और सुक्रोज की आपने सेम मोलैलिटी भी ली है, लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट बदल दिया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बदल जाएगी। बट ये क्या बोल रहा है कि सेम वैल्यू आएगी, बट दिस इज रॉन्ग। तो पहला पोर्शन ही हमें रॉन्ग मिल गया एंड हमारा आंसर भी अभी देखो नीचे सजेस्ट कर रहा है कि हमारा ए ही सही है, तो बाकी पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह क्या सीन है, जरा इसको आप जरा ऑब्जर्व करो, एक बार जरा इस चार्ट को ऑब्जर्व करो। इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो दो चेंबर है, इस वाले चेंबर में फ्रेश वाटर है, इस वाले चेंबर में कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। यहां पर पिस्टन बी है, यहां पर पिस्टन ए और बीच में 8 परमिएबिलिटी वाली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रही। तो गाइस जहां तक मेरा दिमाग कहता है ये ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, जहां तक हम लोगों को लग रहा है ये ऑस्मोसिस की बात कर रहा है। और ऑस्मोसिस के अंदर आपका जो वाटर होता है यहां पर ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट के हिसाब से ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। और यहां पर क्योंकि ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन चुका है और सॉल्यूशन में आप देखो सॉल्यूट के आ जाने की वजह से आपके वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस यहां से यहां होगा, मतलब चेंबर ए से चेंबर बी में सॉल्वेंट घुसना चालू हो जाएगा। अब जरा हम लोग इसके ऑप्शंस एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बॉटल क्या बोल रहा हूं मैं भी, ये तो क्या गंडा बनेगा रे। हाँ तो ये बोल रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। नहीं, इफ प्रेशर इज लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिया है,
ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पर ऑस्मोसिस रुक जाए, उससे लोअर पे तो ऑस्मोसिस होगा नेचुरली, तो नेचुरली ए से बी पे वाटर मूव नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए। हाँ, मैं बोल के आया हूं आपको कि वाटर विल मूव फ्रॉम बी साइड टू ए, मतलब ये बोल रहा है कि वाटर आपके बी से ए की साइड पर मूव करेगा, बी से ए की साइड पर मूव करेगा इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हां, मतलब यहां वाले केस में ये रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहा है। तो यार ये केस तो बन रहा है, बिल्कुल रिवर्स ऑस्मोसिस हो सकता है। आप लोग सब जानते हैं कि अगर मैं प्रेशर को इस बी साइड पर, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं पाई से ज्यादा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो फिर यहां पर सॉल्वेंट फ्रेश वाटर की तरफ जाना चालू कर देगा एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मुझे पॉइंट नंबर 2 थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, पर एक बार हम लोग पॉइंट नंबर सी और डी भी एनालाइज करेंगे। वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, इस पर तो मूवमेंट ही रुक जाएगा। अगर तुम्हारा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया तो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, कहीं मूव नहीं करेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, अच्छा उधर से इधर वाटर आएगा, ए टू बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक। अरे भैया मूवमेंट ही रुक जाएगा अगर तुम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो समस्त नेतागण बी को हमारा चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। बी हमारा सही जवाब होगा कि आपका पानी बी वाले साइड से ए वाले साइड पे जाना चालू कर देगा अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मजा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एग्जामिनेशंस में बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन है। देखो, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। आपने एक सॉल्यूशन बनाया और यहां पर जब आप उस सॉल्यूशन की बाउंड्रीज को टच कर रहे हो वो एकदम कूल लग रहा है। देखो बेटा, जब कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हो उसके आसपास का बीकर, सराउंडिंग छूने पर अगर ठंडा लगे मतलब उसने हीट अब्सॉर्ब कर ली होगी। याद करो, जब आप नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ पर लगाते हो, पेट्रोल अपने हाथ पर लगाते हो, सैनिटाइजर अपने हाथ पर लगाते हो तो ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि उस नेल पॉलिश रिमूवर ने, पेट्रोल ने, सैनिटाइजर ने आपके हाथ की गर्मी को अब्सॉर्ब कर लिया है। हाथ की गर्मी को अब्सॉर्ब कर रहा है। क्यों अब्सॉर्ब करा? ताकि वो वेपोराइज हो सके। आप डेटॉल, सैनिटाइजर, पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पर लगाते हो तो कुछ ही सेकेंड्स में वो गीला 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 लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो सूख जाता है, मतलब वेपोराइज हो गया। तो उसने खुद को वेपोराइज करने के लिए तुम्हारे हीट जो है, हाथ की हीट वो अब्सॉर्ब करी और खुद वेपोराइज हो गया, तुम्हें ठंडा ठंडा फीलिंग होने लग गई। मतलब कि आपके हाथ की हीट अब्सॉर्ब करी गई उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के द्वारा। तो हीट अब्सॉर्ब करना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब आप लोगों को ये बीकर कूल लग रहा है, मतलब जब आप शुगर को वाटर में ऐड करोगे तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की कैटेगरी में आने वाली है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में शुगर, अच्छा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। मतलब अब आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन में शुगर पानी में सबसे बढ़िया और सबसे जल्दी डिसॉल्व होगा। शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर नहीं, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर नहीं, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर यस, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर नहीं। देखो, वैसे तो ये भी करेक्ट लग रहा था, ये भी करेक्ट लग रहा था। कोल्ड वाटर का कोई काम नहीं है। गर्म पानी क्या करेगा? गर्म पानी में गर्मी है, हीट है, हीट शुगर द्वारा अब्सॉर्ब करी जाएगी ताकि मैं जल्दी डिसॉल्व हो जाऊं। क्योंकि प्रोसेस कैसी है, सॉरी यहां पर हमने उल्टा लिख दिया, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हीट अब्सॉर्ब करी जा रही है, नॉट रिलीज। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट अब्सॉर्ब करना, तो हमें उसे हीट देनी पड़ेगी, हम उसे हीट देंगे। तो हीट किस फॉर्म में दे रहे हैं? गर्म पानी के फॉर्म में। अब देखो, शुगर के क्रिस्टल्स और शुगर के पाउडर में, पाउडर्ड शुगर जल्दी डिसॉल्व होता है क्योंकि उसके पार्टिकल साइज छोटा होता है। तो पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से पाउडर्ड शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी एज कंपेयर टू शुगर क्रिस्टल जो कि बड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाऊंगा। अगला क्वेश्चन में देखता हूं,
ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बिलो इंफॉर्मेशन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, मार्क द करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन दे रखी ऑन एडिंग एसीटोन टू मीथेनॉल, सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मीथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक्स। ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन बनाओगे तो एक सॉल्यूट लोगे और एक सॉल्वेंट लोगे, तो इनके बीच के पहले जो बॉन्ड्स होंगे, मीथेनॉल का मीथेनॉल से, एसीटोन का एसीटोन से, वो टूटेगा, फिर नए बॉन्ड बनेंगे मीथेनॉल और एसीटोन में। ठीक है, अब क्या है, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मीथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी एंड विल शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पहला ऑप्शन ही मुझे करेक्ट दिख गया। क्यों भैया? क्योंकि मैं जानता हूं एसीटोन इस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ में केवल डाइपोल डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन करेगा, लेकिन एक मीथेनॉल CH3OH दूसरे मीथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए, मीथेनॉल और मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक एसीटोन की दूसरे एसीटोन के साथ में डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग है। मतलब इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग है और एसीटोन एसीटोन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। अब जब एक मीथेनॉल और एक एसीटोन कंबाइन करेंगे तो ये शो करेंगे क्या? दे विल शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या है कि हमें ऐसा लग रहा होगा कि एक मीथेनॉल और एक एसीटोन भी एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, बट अब यहां पर मीथेनॉल और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बनाने की ताकत नहीं है। मतलब हमें ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि मीथेनॉल दूसरे मीथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मीथेनॉल एसीटोन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बट ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। आपके एसीटोन के अंदर भी एटलीस्ट ऑक्सीजन के साथ में कोई हाइड्रोजन होना चाहिए था, तब एक एसीटोन एक मीथेनॉल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता। लेकिन अब क्या हुआ? अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अब आपका मीथेनॉल एसीटोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से कमजोर बॉन्ड बनेंगे। कमजोर बॉन्ड बनेंगे तो मीथेनॉल एसीटोन एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से अपना बॉन्ड इजीली तोड़ लेंगे। तो हम लोग जरा से टेम्परेचर पर ये देखेंगे कि इनके वेपर ज्यादा बन रहे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी आपको सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की, विच इज द पॉजिटिव डिविएशन। और वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हमने अजियोट्रॉपी में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट को इसमें पकड़ना है। नाउ फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज of same molality prepared in different solvent। यार ये तो क्वेश्चन आई थिंक two different solution of sucrose of same molality prepared in different solvent have the same depression in freezing। यार ये गलत है, this is false। ऑप्शन नंबर 1 is false। दूसरा, the osmotic pressure of a solution is given by equation CRT where C is the molarity of the solution। यार C is concentration and concentration C क्या था? C is concentration that is moles per liter volume। तो हम इसको सही मानेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ग्रेट। इधर हमारे जो टाइपिस्ट बॉस हैं उनसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी, मे बी ही वॉज डूइंग सम नशे एट दैट टाइम सस्ते नशे, तो गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन गाइज, यहां पर आप आंसर नंबर ए चूज करेंगे, आप ए चूज करेंगे व्हेन असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप बी चूज करेंगे, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप सी चूज करेंगे व्हेन असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग
एंड आप डी चूज करेंगे व्हेन असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। ठीक है, ए बी सी डी से आप चूज करेंगे। अब तुम्हारे पास में 0.1 मोलर KCl का सॉल्यूशन हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट द सेम टेम्परेचर। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, रीजन एक बार पढ़ ले। इन सॉल्यूशन KCl डिसोसिएट टू फॉर्म मोर पार्टिकल, बिल्कुल सही। ये भी करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जो कि बिल्कुल सही है। देखो बेटा, जो तुम्हारा KCl होता है, आप लोग सब जानते हो KCl पानी में जाकर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, इफ आई टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज C6H12O6। ये वाटर में जाकर कोई डिसोसिएशन शो नहीं करता है, इट विल शो जीरो डिसोसिएशन। तो इसके आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अब आप लोग जानते हो कि जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे दैट इज आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, और ये अगर आप KCl के लिए लगाओगे और अगर आप पाई की वैल्यू में आई इंटू CRT फॉर ग्लूकोज लगाओगे, तो बेटा यहां पर CRT और CRT चलो दोनों का मान लो बराबर है, कट गया। इसके आई की वैल्यू 2 है, इसके आई की वैल्यू 1 है, यानी आपके KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 पाई रहेगा और आपके ग्लूकोज का 1 पाई रहेगा, यानी दुगना हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर आपके KCl का ग्लूकोज के मुकाबले। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, असर्शन करेक्ट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, गलत, रीजन ही गलत हो गया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी, तो रीजन इज रॉन्ग। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि आप सी चूज करेंगे जब असर्शन करेक्ट हो और रीजन रॉन्ग हो। तो देखो हमारे आंसर में भी हमें सी आंसर दे रखा है, क्यों, क्योंकि असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नाउ इट इज समवॉट लुकिंग लाइक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम एक बार ध्यान से देखते हैं। आपके पास में 6.90 मोलर सॉल्यूशन है KOH का, इन वाटर कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ KOH, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द KOH। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास में 6.90 मोलर सॉल्यूशन है। अब यहां पर कैपिटल M दे रखा, मतलब मोलारिटी दे रखी है। आप लोग सब जानते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर आपको मोलारिटी दे रखी है 6.90 मोल्स, आप लोगों को KOH के पता नहीं है, और सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है 1 लीटर यानी 1000 ml। सो देयरफॉर इससे एक बात तो पता चल गई कि तुम्हारे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1000 ml है। अब तुम यहां से KOH के अगर मोल्स निकाल लोगे, तो मैं काम करता हूं, इसको 1 लीटर ले लेता हूं, और मोलारिटी की यूनिट आप लोग सब जानते हो दैट इज मोल्स पर लीटर। तो लीटर लीटर कट गया तो मोल्स की वैल्यू हो गई 6.90 मोल। ठीक है, अब आप यहां से एक काम करो, मोल से गिवन मास निकाल लो KOH का। तो पोटेशियम का मास होता है 39, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 9 + 1 10 + 16 3 4 5 56। तो KOH का मोलर मास होता है 56। सो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स तुमको दे रखे हैं 6.90, गिवन मास तुम्हें पता नहीं है, मोलर मास आ गया 56। सो गिवन मास की वैल्यू हो जाएगी 56 मल्टीप्लाई बाय 6.90। तो इसकी वैल्यू समवेयर कितनी आ जाएगी, एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट। मुझे भी इसका आंसर एक्चुअली, आंसर तो क्या, मुझे इसका एक बार न्यूमेरिकल का वैल्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां पर कैलकुलेट नहीं करूंगा इन ऑर्डर टू सेव टाइम, बट मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो मैं भी कैलकुलेट ही कर लेता। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कैलकुलेट करो जब तक, मैं भी एक बार देख लेता हूं कहां है यार, कहां है यार। निंजा हथौड़ी हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है आप लोगों की, आई थिंक 386.4, 386.40 आपको इसका गिवन मास मिल गया। ठीक है, अब आप यहां पर बताओ, क्योंकि यहां पर 30% बाय मास दे रहा है, आप लोगों को यहां पर 30% बाय मास दे रखा है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
देखो 30% बाय मास, यानी कि मैं अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास में सॉल्यूशन 100% है, मतलब 100 ग्राम है। इसमें मेरे पास में KOH 30% है, मतलब 30 ग्राम है। तो यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता अगर मेरे पास में 30 ग्राम KOH है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मेरे पास में 386.4 KOH होगा कितने ग्राम में, x ग्राम में, है ना। तो यहां पर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारूंगा तो हो जाएगा 386.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। जब मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये और ये उड़ गया, ये चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 4 जा 24, 2 कैरी नहीं, 3 8 जा 24, तो हो जाएगा 1x की वैल्यू हो जाएगी 128.8 ग्राम। मतलब और मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1288 ग्राम। मतलब दिस इज द मास ऑफ योर सॉल्यूशन, दिस इज द मास ऑफ योर सॉल्यूशन। भाई हमने कैसा करा, हमने बोला 30% बाय मास KOH, तो हमने बोला अगर 30% है मतलब 30 ग्राम है, 100% सॉल्यूशन है मतलब 100 ग्राम है, मतलब 30 ग्राम KOH 100 ग्राम में है, तो इतने ग्राम KOH, क्योंकि यहां पर तुमको मोलारिटी दे रखी है, तो इतने ग्राम मतलब कितने, इतने ग्राम KOH मतलब कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 1288। नाउ आपसे पूछा गया डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें निकालनी है, मास कितना दे रखा है, मास तुम्हें दे रखा है 1288, वॉल्यूम कितना था 1000 ml। भाई अभी तो हमने निकाला थोड़ी देर पहले, क्योंकि मोलारिटी दे रखी है तो 1000 ml होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी विल कम आउट टू बी 1.288 ग्राम्स पर ml। और देखो हमारा आंसर मैच करा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया। देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन फंसाता है बोर्ड वाला भी, है ना, ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन है आप लोगों के पास में, यू हैव एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 222 ग्राम्स, इज प्रिपेयर्ड बाय 222 ग्राम्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल। तुम्हारे पास में W2 की वैल्यू हो गई 222.6 ग्राम इथाइल ग्लाइकॉल, इथाइल ग्लाइकॉल, ठीक है, इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी तुम्हारे पास में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 200 ग्राम। अच्छा अब आप लोग एक काम करो, पहले M2 निकालो, यानी मोलर मास ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, 2 कार्बन यानी 24, 4 हाइड्रोजन मतलब 4, एक ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन 17, 2 17 2 जा 34, 4 4 8 4 12, एक करी 3 4 5 62, यानी इथाइल ग्लाइकॉल का मोलर मास हो गया 62 ग्राम्स पर मोल। चलिए ये सारी वैल्यू निकल गई। अब हमसे क्या बोल रहा है वो, मोलारिटी और मोलालिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी और मोलालिटी। तो गाइस आप लोग सबसे पहले, नहीं, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके आपको यहां पर डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज देन व्हाट विल, दो आंसर आपको वो देने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो गाइस मोलालिटी क्या निकलेगी, स्मॉल m, मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। W2 की वैल्यू 222.6, मोलर मास की वैल्यू 62 इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूट का गिवन मास 200। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू। अगर आपको आंसर चाहिए तो लेट मी चेक, आई विल राइट द आंसर ओनली, ओके, आई विल राइट द आंसर ओनली, ठीक है ना। तो मोलालिटी विल कम आउट टू बी 17.95, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी ना। अब हम लोगों को यहां पर बात करनी है मोलारिटी की। नो गाइस मोलारिटी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मोलारिटी पता कैसे करेंगे, आपको यहां पर सॉल्यूशन चाहिए वो भी ml में,
तो यहां पर हम लोग बताएं कि यार सॉल्यूशन बनता कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट की मात्रा 222.6 ग्राम और सॉल्वेंट की मात्रा 200 ग्राम, तो हो जाएगा 422.6 ग्राम इज योर सॉल्यूशन। अब बाय द यूज ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज 1.072 इज इक्वल टू मास, मास क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 422.6 divided by volume. So volume will come out to be 422.6 divided by 1.072. ये तुमको वॉल्यूम मिल गया ml में। अब आप यहां पर मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलारिटी विल बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। W2 की वैल्यू वही 222.6, उसके मोलर मास की वैल्यू 62 इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 422.6 अपॉन 1.072। 1.072 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 222.6 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 422.6 मल्टीप्लाई बाय 1.072। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर ही सकते हो। आई होप आप लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी कुछ 9.11 के आसपास। तो यार इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ सकते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बोर्ड से निकल कर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, आपको पूछना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2 केल्विन्स। KF दे रखा है। Calculate the amount of KCl which must be added to 1 kg of water. 1 kg of water. ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहां पर डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है। यहां पर क्योंकि बेटा KCl लिया है, मेरा दिमाग कहता है कि जब कभी भी KCl पानी में जाएगा वो केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। इस हिसाब से यहां पर मुझे वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा 2। अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रोलाइट है सफा साफ, तो मुझे यहां पर I भी कंसीडर करना पड़ेगा। I इंटू KF मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में KCl का देख लूंगा इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1000। अब डेल्टा TF की वैल्यू इज 2 केल्विन, I की वैल्यू हो गई 2, KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन्स kg पर मोल मल्टीप्लाई बाय W2 वी हैव टू फाइंड। KCl का मोलर मास होता है 74.5, ये तो आप लोग निकाल सकते हो। ये और ये सम करना इसका, और करना क्या इजी है ये तो, इंटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन 1000, राइट। 1000 कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, यहां पर ये केजी हो गया तो ये केजी से केजी कट गया, यहां पर वैल्यू आ गई ग्राम्स पर मोल की, तो मोल से मोल कट गया। अब यहां पर ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहां पर आपका आ गया 1.86 मल्टीप्लाई बाय W2 और ये 74 उधर चला जाएगा 74.2, तो W2 की वैल्यू हो जाएगी 74.2 डिवाइडेड बाय 1.86। तो फाइनली गाइस आप लोगों का W2 का जो आंसर आएगा, मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि मेरे जो जिस टेक्निक से किया है वो हम लोग वाली टेक्निक है, डायरेक्ट वाली टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है। तो हम लिखेंगे 74.2 को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1.86 से, तो हमारा आंसर आएगा 39.89 और हमको आंसर दे रखा 40.23, तो ओके बिल्कुल सही, नियर अराउंड हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ये बुक वालों ने कुछ गलती करी है आंसर देने में, हमारा आंसर इज वेरी मच करेक्ट, हमारा आंसर इज वेरी मच करेक्ट, हमने तो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है ना। तो डोंट वरी वी हैव, अच्छा ओके 74.5, नहीं हमारी गलती है, ओके मेरी मिस्टेक हो गई चड्डा साहब,
चड्डा साहब मेरी मिस्टेक हो गई, 40.23 ग्राम ही आपका आंसर आएगा चड्डा साहब। ठीक है चड्डा साहब, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन करना आया? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू गाइस? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मस्त वाला, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, आपको यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है एक्वस सोल्यूशन का कंटेनिंग 1.50 ग्राम्स ऑफ MgCl2। तो यहां पर मैं फार्मूला लगा लेता हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू MgBr2। अब यार गाइस यहां पर MgBr2 दे रखा है, समझो अब आप जरा इस प्रॉब्लम को बात की कि यहां पर भी हमें I लेना पड़ेगा क्योंकि MgBr2 दे रखा है, तो यहां पर Mg डाई पॉजिटिव में टूट जाएगा और 2 Br नेगेटिव निकल जाएंगे, तो यहां I की वैल्यू 3 हो गई। तो यहां पर मुझे I कंसीडर करना पड़ेगा, KF कंसीडर करना पड़ेगा और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। इस फॉर्मूले में सब निकल जाएगा। चलो, I की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, KF की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.86, फिर उसके बाद में मुझे कंटेनिंग इतने ग्राम, यानी मुझे गिवन मास दे रखा है 10.50। MgBr2 का मोलर मास मुझे भगवान की कृपा है 184 डायरेक्टली दे दिया, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और मेरे बाद में 200 ग्राम वाटर भी दे रखा है, ये 5 बार चला गया। अब आप यहां पर डेल्टा TF की वैल्यू आप लोग सॉल्व करो, आप लोग इसको सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है डेल्टा TF की। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ रही है? इट विल कम आउट टू बी नियर अराउंड 1.56, नियर अराउंड 1.56 केल्विन्स आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, ये तो डिप्रेशन निकला है, और क्योंकि ये एक्वस बोल रहा है, वाटर 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 यूज किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर डेल्टा TF की वैल्यू 1.56, 273 आपके प्योर सॉल्वेंट का है, तो सॉल्यूशन का आपको पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन का हम इधर लिया है डेल्टा TF, 2.73 में से आप 1.56 माइनस कर दो तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? कुछ 271.41, 271.444 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस यू विल ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन। चलो इसको देखो,